हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कर्टोसिस के बारे में। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था स्क्यूनेस, और स्क्यूनेस में हमारे पास 3 किस्म के सिचुएशंस बनते थे कि स्क्यूनेस का आंसर या तो 0 आता, तो जो स्क्यूनेस अगर 0 हो तो इट मीन्स कि डेटा जो है वो नॉर्मल टाइप डेटा है, ठीक है। अगर स्क्यूनेस का आंसर जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में आता तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड था, और अगर स्क्यूनेस का आंसर जो है वो लेस देन 0 या माइनस में आता तो हम कहते थे कि जो डेटा है वो नेगेटिवली स्क्यूड है। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कर्टोसिस के बारे में। सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। Carl Pearson introduced the word kurtosis for the degree of weakness and flatness of a unimodal data. कार्ल पियर्सन ये एक रिसर्चर था जिन्होंने कर्टोसिस को इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसमें क्या हम चीज चेक करते हैं कि डेटा की वीकनेस एंड फ्लैटनेस चेक करते हैं। अब इसका क्या मतलब है इन दो वर्ड्स का? तो ये जो दो वर्ड है इसको हम समझ लेते हैं थ्रू डायग्राम, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है और उस डेटा के लिए हमने हिस्टोग्राम बनाया, और हिस्टोग्राम में हमने उसके ऊपर एक कर्व जो है वो ड्रा किया, ठीक है। जब हमने उसके ऊपर कर्व ड्रा किया तो हमारे पास पहला जो कर्व है वो तकरीबन कुछ इस तरह से बन गया। अब ये जो चीज है ना, जो पहला हमने वर्ड यूज किया है वीकनेस का, कि वैल्यू जो है वो नॉर्मल डेटा से कितनी ऊपर जा रही है, कितनी पीक पे जा रही है, ठीक है। यानी कि ये जो दरमियान की शेप है ना, ये वाली, ये हमारे पास नॉर्मल डेटा है। जैसे स्क्यूनेस में नॉर्मल डेटा था स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0 पे, ठीक हो गया। तो उसकी शेप इस तरह नॉर्मल बनती थी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो शेप बन रही है इसकी, ये नॉर्मल से ऊपर बन रही है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल शेप नहीं है, और नॉर्मल से वैल्यू जो है वो ज्यादा पीक पे जा रही है, ठीक हो गया। तो एक सिचुएशन हमारे पास इसमें ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये हो सकती है कि ये जो नॉर्मल शेप है, इस नॉर्मल शेप से वैल्यू जो है वो यहाँ पे डाउन आते हैं, और इसकी ये हिंजेस अगर आप देखो, ये साइड्स अगर आप देखो तो ये ज्यादा फ्लैट हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि ज्यादा वाइड रहे, ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। तो बेसिकली ये दो चीजें हम चेक करते हैं कि डेटा की फ्लैटनेस और डेटा की जो है वो पीकनेस, ठीक है। तो ये किस तरह से चेक होंगे, हमें कैसे पता चलेगा? कि जब हम हमें कोई वैल्यूज गिवन होगी, उसकी वैल्यूज की हम कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आया जो हमें डेटा गिवन है वो उसकी वैल्यू के हिसाब से उसकी शेप किस टाइप की है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फार्मूले को डिस्कस करते हैं, और फार्मूले के बाद फिर हम इसकी तरफ आते हैं दोबारा, कि अगर लेट सपोज वैल्यूज जो हमें वहां पे मेंशन होगी उसके साथ हम उसको मैच करेंगे, और हम डिसाइड करेंगे कि शेप जो है वो किस टाइप की बन सकती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम डिनोट करते हैं बीटा 2 के साथ, ठीक है। और फार्मूला हमारे पास ये बनता है इसका। पहला हमने फार्मूला लिखा है, जब डेटा हमारे पास पॉपुलेशन डेटा हो तो उसमें हम म्यू और सिग्मा को यूज करते हैं। हमें पता है कि ये जो म्यू है ये पॉपुलेशन मीन होता है, और ये जो सिग्मा है ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, क्लियर है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या है कि हर एक वैल्यू में से उसका मीन माइनस करना है, और जो हर एक वैल्यू में से उसका मीन माइनस करेंगे तो उसको स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। और जो पूरा कॉलम बनेगा उसका हमने पावर 4 लेना है, ठीक है। जैसे वेरिएंस में हम स्क्वायर लेते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कर्टोसिस में कि पावर 4 लेंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन फिर कर लेते हैं इसकी। इसके बाद ये हमने फार्मूला दूसरा लिखा है, सैंपल डेटा अगर हमारे पास हो तो म्यू की जगह पे x बार आ जाएगा, और
सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह पे स्मॉल एस आ जाएगा, और ये हमें पता है कि स्मॉल एस जो है ये सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन है। क्लियर है? अब देखो, जैसे लास्ट टाइम हमने स्क्यूनेस के लिए 0 डिफाइन किया, और 0 पे हमने कहा कि डाटा जो है वो नॉर्मल होगा, ठीक है, प्लस पे पॉजिटिवली स्क्यू होगा, और नेगेटिव वैल्यू पे नेगेटिवली स्क्यूड होगा। यहाँ पे बीटा 2 को हम कंपेयर करेंगे 3 के साथ। क्लियर है? अगर फॉर एग्जांपल ये जो बीटा 2 है, इसका आंसर अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 आता है, यहाँ पे आप देखो, अगर कर्टोसिस का आंसर जो है वो एग्जैक्ट 3 बनता है, तो हम कहेंगे कि डेटा जो है वो नॉर्मल डेटा है, और इसको हम नाम देंगे मेसोकार्टिक का। यानी कि हमें एक वैल्यू गिवन है, वैल्यूज को हमने उसके ऊपर फार्मूला लगाया, और हमारे पास आंसर जो है वो बीटा 2 का आंसर 3 आ गया। तो 3 पे हम कहेंगे कि डेटा जो है वो नॉर्मल डेटा है, यानी कि शेप जो है वो इस तरह से नॉर्मल बनेगी, और इसको हम नाम देंगे मेसोकार्टिक का। ठीक है, यानी कि इसको मेसोकार्टिक कहेंगे व्हेन बीटा 2 इज इक्वल टू 3 होगा तो। ठीक है, अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज बीटा 2 हमारे पास ग्रेटर देन 3 हो, जैसे ये आप लोग देख रहे हो कर्टासिस लिखा हुआ है ग्रेटर देन 3, ऐसे भी हो सकता है कि बीटा 2 को हमने कैलकुलेट किया और आंसर जो है हमारे पास ग्रेटर देन 3 आया। ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हो गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 7, 10। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो डेटा है उसकी शेप इस तरह से बनेगी, यानी कि नॉर्मल से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, यानी कि ज्यादा पीक पे जाएगी वैल्यू। क्लियर है? तो इसको हम नाम देंगे कि ये जो डेटा है, ये डेटा की शेप किस टाइप की होगी, इसको हम नाम देते हैं लेप्टोकार्टिक का। क्लियर है? व्हेन बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3, तो इसको हम नाम देंगे लेप्टोकार्टिक का, और इसकी शेप जो है वो नॉर्मल से हट के ऊपर की तरफ ज्यादा पीक वाली साइड पे बने। ठीक है, अच्छा, अब तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि लेट्स सपोज अगर बीटा 2 जो है वो लेस देन 3 हो, यानी कि 2 आंसर आ गया, 1.5 आ गया, 2.7 आया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास डेटा गिवन है वो नॉर्मल से लो साइड पे है, डाउन साइड पे है, और उसके जो ये साइड्स है ये ज्यादा फ्लैट हो रहे हैं, ज्यादा जो है वो स्प्रेड हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्मल से हट के है, और बीटा लेस देन 3 है, तो इसको हम नाम देंगे प्लेटिकार्टिक का। क्लियर हो गया? तो 3 सिचुएशंस हमारे पास बन गई, या तो बीटा 2 इज इक्वल टू 3 आंसर होगा, या बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 होगा, या बीटा 2 इज लेस देन 3 होगा। तो अगर इक्वल टू 3 है उसको हम मेसोकार्टिक कहेंगे, और इसका मतलब होगा डेटा नॉर्मल है। अगर कर्टोसिस का आंसर बीटा 2 का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 3 हो, इसको हम नाम देंगे लेप्टोकार्टिक का, और अगर बीटा 2 जो है वो लेस देन 3 हो, उसको हम नाम देंगे प्लेटिकार्टिक का। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज लिए हैं, और इसमें लिखा है कि एनालाइज द कर्टोसिस फॉर द गिवन डेटा। ठीक है, और डेटा में हमने स्मॉल वैल्यूज ली है 2, 4, 5, 6, 3, 7, और इसको मैं ज़रा चेंज कर दूं। पहली वैल्यू है 2, 4, 5, 6, 6 के बाद 1 है। ठीक है, उसके बाद 3, 3 के बाद 8, और 8 के बाद जो है वो वैल्यू 9 है। ठीक है, कितनी वैल्यूज बन गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, ये आ गई 2, 4, 5, 6, 6 के बाद 1, 1 के बाद 7, 7 के बाद 3, 8 और 9। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है, और इन वैल्यूज का हम चेक करते हैं कि कर्टोसिस जो है वो क्या बनेगा। ठीक है, यानी किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले आप एक साइड पे फार्मूला लिखिए, और फार्मूले के अंदर जोन जोन सी आपको कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगी उसके हिसाब से आप लोगों ने ये मजीद कॉलम्स बनाने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो,
सबसे पहले हमें एक्स आई चाहिए, ठीक है, और एक्स आई के से हमने एक्स बार को माइनस करना है। क्लियर है? यानी कि सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन कैलकुलेट करने के बाद जब एक्स आई माइनस एक्स बार आ जाएगा तो उसको डिवाइड करना है स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ। तो इट मीन्स के सबसे पहले आप लोग मीन फाइंड करो, उसके बाद आप स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करो, ठीक है, और फिर एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एस करके उसका होल पावर 4 लो। तो किस तरीके से होगा, ये देखो, पहला कॉलम तो एज इट इज आ जाएगा 2 4 5 6 1 7 3 8 और 9। इन सारी वैल्यूज को हमने प्लस किया, हमारे पास आंसर जो आया वो है 45, ठीक है। तो हमें पता है कि मीन जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है और वेरिएंस किस तरीके से कैलकुलेट होता है। यहाँ पे आप देखो तो एक्स बार हमारे पास बराबर होता है समीशन एक्स आई ओवर एन के। तो सारी वैल्यूज जब हमने प्लस की हमारे पास आंसर आ गया 45 डिवाइड बाई 9 और मीन हमारे पास निकल आया 5 का, ठीक हो गया। अब जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला हमें पता है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई एन और इसका स्क्वायर रूट। तो इसके लिए हमें एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए और फिर उसका स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो हम दोबारा उसकी तरफ जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखो, अगला कॉलम हमने बनाया है एक्स आई माइनस एक्स बार का। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का मतलब क्या होगा कि 2 में से 5 को माइनस किया। 5 क्या था, 5 जो हमारे पास ये मीन आया है अभी। 4 में से 5 को माइनस किया, 5 में से 5 को माइनस किया 0 आ गया, 6 में से 5 माइनस किया 1 आ गया, 1 में से 5 माइनस किया -4 2 -2 8 8 माइनस 5 3 और 9 माइनस 5 4, ठीक है। फिर अगले कॉलम में हमने इसका स्क्वायर किया, ये जो आपके पास आंसर आए हैं -3 -1 0 1 4, इसका हमने स्क्वायर लिया तो 9 1 0 1 16 4 4 9 और 16, ठीक है। अब यहाँ तक की जो वैल्यूज है ये हमें चाहिए थी वेरिएंस के लिए और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज को हमने प्लस किया, हमारे पास आंसर आ गया 60 और इस 60 को हमने फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर आ गया, ठीक है। 60 डिवाइड बाई 9 किया, 60 डिवाइड बाई 9 से हमारे पास आंसर आ गया 6.67 और 6.67 का हमने स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया 2.58। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास मीन भी कैलकुलेट हो गया और स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट हुआ। अब हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, अब देखो, अगला फार्मूले में हमें रिक्वायर्ड था एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अब हम देखते हैं कि एक्स आई माइनस एक्स बार हमारे पास ये वाली वैल्यूज थी -3 -1 0 1 -4। तो इन सारी वैल्यूज को 1 बाई 1 हमने स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करना है। मतलब ये है कि -3 डिवाइड बाई 2.58। 2.58 क्या था, 2.58 हमारे पास अभी जो स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर आया है, ठीक है। इसी तरह 1 डिवाइड बाई 2.58, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, सॉरी, जो -3 ओवर 2.58 है ना, इसका आंसर आया है -1.16। इसके फॉन्ट जो है वो मैंने लार्ज किए हैं तो इसके आंसर जो है वो नीचे आए हैं। इसको जरा दोबारा उस फॉर्म में लेके आते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 14, इसको 14 पे रखते हैं तो आंसर ठीक आएंगे, ठीक है। अब देखो, -3 को हमने डिवाइड किया 2.58 के साथ यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका -1.16। क्लियर है? इसी तरह -1 को हमने डिवाइड किया 2.58 के साथ तो आंसर आ गया -0.39।
0 को हमने डिवाइड किया 0.258 के साथ तो 0 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह 1 को हमने डिवाइड किया 2.58 के साथ तो आंसर आ गया 0.39। -4 को डिवाइड किया तो 1.55 आ गया। इसी तरह ये पूरा कॉलम हमारे पास बन गया। ठीक है, अब फार्मूले में हमें ये जो फैक्टर है xi - x बार डिवाइड बाई s, इसका हमने पावर 4 लेना है। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो हमारे आंसर आए हैं ना -1.16, इसका पावर 4 ले या इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। क्लियर है? तो जब इसका हमने पावर 4 लिया, इसका आंसर आ गया 1.81। 0.39 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.02। 0 से 0 आंसर आया, 0.39 से उसी तरह दोबारा 0.02, 1.55 का पावर 4 लिया तो 5.77 और इसी तरह से ये पूरा कॉलम हमारे पास बन गया। ठीक है, अब जो फार्मूले में कैलकुलेशन थी वो हमें यहाँ तक रिक्वायर्ड है, तो इस सारे कॉलम को हमने प्लस किया, हमारे पास आंसर आ गया 15.86। इसको उठा के हमने फार्मूले में लगाया। ठीक है, और जब इसको हमने फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया, इसको हम चेक कर सकते हैं। ये देखो, ये जो न्यूमरेटर में हमारे पास समीशन xi - x बार डिवाइड बाई s और होल पावर 4 था तो उसका आंसर आ गया 15.86 और डिवाइड बाई 9। तो जब इसको हमने किया हमारे पास इसका आंसर आ गया 1.76। अब 1.76 को हमने कंपेयर करना है 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि एज β2 इज लेस देन 3, so the given data set has a Fletcher-Curtis डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, या आप लिखो डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे आप शेप भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो हमें डेटा गिवन है उसकी शेप कैसे बनेगी, तो उसकी शेप इस तरह से बनेगी। ये देखो, बीटा लेस देन 3 है, तो जब लेस देन 3 है तो इसकी शेप नॉर्मल से हट के यहाँ पे डाउन साइड पे बनेगी और इसके ये जो कॉर्नर्स होंगे, ये जो इसके साइड्स है, ये ज्यादा स्प्रेड होंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास जो डेटा गिवन था उसको हमने चेक किया और चेक करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया, इसका आंसर हमारे पास आया है लेस देन 3। और इस लेस देन 3 से हमने डिसाइड किया कि जो डेटा हमें गिवन है वो फ्लैटी-कर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप डेटा है। ठीक है, यानी कि डेटा नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से हट के वैल्यूज जो है वो ज्यादा स्प्रेड हो रही है साइडों पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वैल्यूज को चेक करना है कि जब आपके पास कोई भी डेटा गिवन हो तो उसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो डेटा अगर आपके पास लेट्स सपोज β2 = 3 आ जाता तो डेटा नॉर्मल होना था और इसको हम नाम देते हैं मेसोकार्टिक का। β2 अगर ग्रेटर देन 3 आ जाता तो उसको हम नाम देते प्लेटिकार्टिक का। सॉरी, इसको हम नाम देते लेप्टोकार्टिक का। ठीक है, जब ग्रेटर देन 3 हो। और यहाँ पे हमारे पास β2 जो है वो लेस देन 3 है तो उसको हमने नाम दिया है फ्लैटिकार्टिक का। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आपको लेट सपोज कोई भी वैल्यूज गिवन हो तो उसका कर्टासिस आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसमें दूसरी बात यह है कि जब यहाँ पे तो ये जो डाटा है ये हमारे पास अनग्रुप डाटा था। ठीक है, अगर आपके पास लेट सपोज ग्रुप डाटा गिवन हो तो उसमें भी सेम यही स्टेप्स होंगे। ठीक है, यानी कि ग्रुप डाटा में क्या होगा, एक आपके पास यहाँ पे क्लासेस गिवन होंगी और यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका मीन फाइंड करना है।
आपको पता है कि ग्रुप डेटा का जो मीन है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। ग्रुप डेटा का जो मीन है वो बराबर होता है किसके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको देखें, इस वाले पार्ट को देखें। मीन बराबर होता है समेशन एफ आई एक्स आई के और डिवाइड बाई समेशन एफ आई के, ठीक है। ये बहरहाल हमने डिस्कस किए हुए हैं सारी चीजें। तो ये इसका मीन है। और ग्रुप डेटा का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी सेम इसी तरीके से है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपने मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो समेशन एफ आई और एन भी लिख सकते हो, क्लियर है। तो अगर आपके पास ग्रुप डेटा गिवन हो तो उसका भी मीन फाइंड करो, उसका उसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करो, और बाकी सेम यही स्टेप्स है जो इसके अंदर है, क्लियर है। तो ग्रुप डेटा के लिए ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि ग्रुप डेटा के लिए हमने मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं पिछले लेक्चर्स में। तो वहां से आप देखें और इसमें आप उसी तरीके से वैल्यूज लगा के इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह चेक करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।